छल पे छल, धोखे पे धोखा, वो भी ऐसे सफर पर जहां से लौटने का कोई रास्ता ही ना बचा हो। क्या करेंगे आप यदि कोई आपको झूठ कह के आपके परिवार से हमेशा के लिए दूर कर दे, कई लाइट ईयर्स दूर, एक दूसरी गैलेक्सी जितना दूर। इंटरस्टेलर, स्पेस और साइंस की दुनिया की सबसे रिनाउंड मास्टरपीस। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ग्रेविटी, टाइम एंड स्पेस, थर्ड डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन, वॉर्म होल, ब्लैक होल और दूसरी गैलेक्सी में लाइफ के लिए पोटेंशियल प्लैनेट्स ढूंढती ये मूवी हर सीन, हर डायलॉग में एक मास्टरपीस ही है। हर प्री एस्टैब्लिश्ड ट्रुथ इसमें एक मिथ निकलता है, क्योंकि रियलिटी थ्योरी से अलग होती है। कैसे और कहां रियलिटी अलग निकलती है, शुरू करते हैं जर्नी टू फाइंडिंग अ न्यू होम इन द डार्कनेस ऑफ दिस यूनिवर्स। कूपर अपने कॉर्न फार्म में अपनी फैमिली के साथ रहता है। उसकी 10 साल की बेटी है मर्फ और 14 साल का बेटा टॉम। उसकी वाइफ अब नहीं है, पर उसके पिता डोनाल्ड सबके साथ ही रहते हैं। कूपर वैसे तो एक ट्रेन्ड पायलट और इंजीनियर है, पर अब वो एक फार्मर है जो कॉर्न यानी मक्के की खेती करता है। असल में दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है। पिछले 40 सालों में ब्लाइट नाम का एक प्लेग आ चुका है जो वेजिटेशन खत्म कर रहा है। गेहूं और ओकरा उगना बंद हो गया है, केवल कॉर्न ही उग रहा है और वो भी धीरे धीरे मर रहा है। ब्लाइट दरअसल एक ऐसा प्लेग है जो नाइट्रोजन पर जीता है और फसलें खराब करता है। पृथ्वी पर अभी 80% नाइट्रोजन है और जैसे जैसे ब्लाइट बढ़ेगा, ऑक्सीजन की मात्रा और कम होती जाएगी। इस महामारी के कारण लोगों को फार्मर बनने पर मजबूर होना पड़ा। पेशे से नासा का बेस्ट पायलट कूपर अब सिर्फ एक फार्मर बन के रह गया है। कूपर का अपने दोनों बच्चों के साथ बहुत गहरा कनेक्शन है, स्पेशली बेटी मर्फी के साथ। वो कूपर की तरह ही बहुत इंटेलिजेंट है, उसका बेटा भी। पढ़ाई में दोनों बहुत अच्छे हैं, पर अब एजुकेशन की नहीं, फार्मर्स की ज़रूरत है, इसलिए कॉलेज दोनों ही नहीं कर पाते। बेटी मर्फ के साथ कुछ अजीब चीज़ें हो रही हैं। उसके रूम की बुक स्टैंड से बुक्स अपने आप नीचे गिर रही है। मर्फ को लगता है कि उसके रूम में गोस्ट है जो उससे बात करना चाह रहा है। कूपर उसे समझाता है कि गोस्ट नहीं होते, और अगर तुम्हें लग रहा है कि वो तुमसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है तो एनालाइज करो, ऑब्जर्व करो और प्रूव करो, यही साइंस है। मर्फ अपने पिता की बातों से सहमत होती है और मैसेज डिकोड करने में लग जाती है। टॉम भी अपने पिता की हर बात मानता है। वो उन्हें अपना हीरो मानता है और उनकी कही हर बात को हर हाल में पूरा करता है। अब एक दिन शहर में बहुत बड़ा सैंडस्टॉर्म आता है। मर्फ के रूम की खिड़की खुली रह जाती है। कूपर और मर्फ उस विंडो को बंद करने जाते हैं। तभी उसके रूम में सैंड और सनरेज से कुछ पैटर्न बनने लगते हैं। सारी रेत एक ही पैटर्न में गिर रही होती है। कूपर को लग जाता है कि मर्फ सही कह रही है, उसके रूम में कुछ तो अजीब है। वो रात भर रुक के उन पैटर्न्स को स्टडी करता है। उसे बाइनरी कोड्स में एक मैसेज मिल जाता है, कोऑर्डिनेट्स। वो उन कोऑर्डिनेट्स को नोट कर लेता है और वहां जाने की तैयारी करने लगता है। वो और मर्फ उन कोऑर्डिनेट्स के जरिए पहुंच जाते हैं हाईली सीक्रेट बेस नासा में। कूपर को लगा था कि नासा को बंद कर दिया गया है, पर उसके कोलीग डॉक्टर ब्रांड उसे वहां मिलते हैं और वो उसे अपने नए मिशन के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि हमें नए घर की खोज करना है। ब्लाइट यहाँ सब खत्म कर देगा। 2 जनरेशन के आगे ह्यूमन रेस सरवाइव नहीं कर पाएगी। यदि हम नया होम ढूंढ लें तो प्लान ए
यानी यहाँ के ह्यूमंस को वहाँ ले जाया जा सकता है, या फिर प्लान बी, नई ह्यूमन कॉलोनी बसाई जा सकती है। कूपर का उसकी फैमिली से अटैचमेंट देख के डॉक्टर ब्रांड उसे कहते हैं कि प्लान ए ही पहले एग्जीक्यूट करना है, पर उसके लिए किसी को तो वहां जाना होगा, नया घर या प्लैनेट ढूंढना होगा। कूपर एक ट्रेन्ड पायलट है और उसे डॉक्टर ब्रांड की बातों में सच्चाई तो दिख रही है, पर उसके बच्चे यही हैं और स्पेस मिशन में कितना समय लग जाए। और एक बात तो वो जानता है कि इस सोलर सिस्टम में दूर दूर तक कोई भी हैबिटेबल प्लैनेट नहीं है, तो दूसरा होम ढूंढेंगे कैसे। डॉक्टर ब्रांड उसे बताते हैं कि हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया है। 10 साल पहले 12 मैन्ड मिशंस भेजे गए थे, जिनमें से एक सिस्टम के अंदर 3 प्लैनेट्स प्रॉमिसिंग हैं। अब बस उन 3 प्लैनेट्स तक जाके वहां के डेटा को वेरीफाई करना है और बेस्ट शॉट को कंफर्म करना है। कूपर शॉक्ड रह जाता है, ऐसा कैसे संभव है। तब डॉक्टर ब्रांड उसे बताते हैं कि प्लैनेट सैटर्न के ऑर्बिट के पास पिछले 48 ईयर्स से एक वार्म होल रखा हुआ है। किसने रखा नहीं पता, पर उससे हम दूसरी गैलेक्सीज में ट्रैवल कर चुके हैं और इन्हीं में से एक गैलेक्सी में 3 प्लैनेट से प्रॉमिसिंग डेटा मिला है। हमें बस उन 3 ऑप्शंस को चेक करके बेस्ट ऑप्शन का डेटा सेंड करना है ताकि प्लान ए इनिशिएट हो सके। अब कूपर को एक उम्मीद दिखने लगती है, पर मर्फी और टॉम उन्हें कैसे समझाएगा। कूपर डोनाल्ड को बताता है और कहता है कि ये प्लैनेट हमें काफी समय से जाने को कह रहा है। डोनाल्ड कहता है कि अगर वजह सही है तो बेशक जाओ, पर मर्फ को समझा कर जाना। मर्फ का दिल टूटा हुआ है। उसने बुक शेल्फ से कोस्ट को डिकोड कर लिया है। उसका मैसेज है स्टे, रुक जाओ। वो अपने डैड को मैसेज बताती है, इट सेज स्टे डैड। पर कूपर को जाना है, ह्यूमन रेस को उसकी जरूरत है। वो मर्फ को एक रिस्ट वॉच देता है और बताता है कि मर्फ और कूपर के लिए टाइम अलग अलग रफ्तार से चलेगा और जब तक वो लौटे हो सकता है कि मर्फ और कूपर एक ही एज के हों। मर्फ जान जाती है कि उन्हें कोई आइडिया नहीं कि वो कब लौटने वाले हैं। वो नाराज हो जाती है, गुड बाय भी नहीं कहती। कूपर टॉम को कहता है कि मेरे घर का ख्याल रखना, और 4 लोगों की टीम के साथ वो चला जाता है। 2 साल लगते हैं उन्हें सैटर्न के ऑर्बिट तक पहुंचने में। फिर वो वार्म होल में एंटर करते हैं। लगता है जैसे 4th डायमेंशन से गुजर रहे हों। सब कुछ लिक्विडिफाई हो जाता है और तब एमेलिया को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उससे हैंडशेक किया। एमेलिया का ये मानना है कि 5th डायमेंशन के लोगों ने हमारी मदद करने के लिए वो वार्म होल वहां प्लेस किया है, पर कूपर को इस पर यकीन नहीं है। अब ये दूसरी गैलेक्सी में आ चुके हैं। 3 में से कौन सा प्लैनेट पहले विजिट करना है? एक है डॉक्टर मिलर का, एक है डॉक्टर एडमंड का और एक है डॉक्टर मान का। उन्हें डॉक्टर मिलर का डेटा ज्यादा प्रॉमिसिंग लगता है। पानी और ऑर्गेनिक्स मिले हैं उस प्लैनेट पर वो प्लैनेट गार्गेंटुआ नामक ब्लैक होल के बिल्कुल करीब है। इसके कारण वहां हाई ग्रेविटेशनल पुल है और जरा सी भी नेविगेशन में चूक हुई तो ब्लैक होल स्पेसशिप को खुद में पुल कर लेगा। वहां टाइम गैप भी है, मतलब वहां बिताया 1 घंटा पृथ्वी पर 7 साल के बराबर है, यानी उन्हें बहुत जल्दी करना होगा। पर वहां पहुंचते ही उन्हें दिखता है कि ये प्लैनेट पूरा पानी से भरा है और पहाड़ों से भी ऊंची लहरें इस पे बनती रहती हैं, जिनमें फंस के उनका रेंजर भी खराब हो जाता है। उनके सारे कैलकुलेशंस फेल हुए। रियलिटी अलग थी। ये प्लैनेट बेकार था। पर रेंजर को दोबारा शुरू होने में 1 घंटा 45 मिनट्स थे। कूपर फायर जेट ऑन करके इस प्लैनेट से निकल के वापस मदरशिप एंड्योरेंस तक पहुंच गया, पर वहां तक आने में उन्हें 23 साल निकल गए। यानी उनने जो समय उस प्लैनेट पर बिताया उतने समय में पृथ्वी पर 23 साल निकल चुके थे।
कूपर सबसे पहले अपनी फैमिली से मिले मैसेजेस देखता है, बेहद इमोशनल होता है। इस बार मर्फ भी उसे मैसेज करती है और वापस आने को कहती है। मर्फ ने नासा ज्वाइन कर लिया है और डॉक्टर ब्रैंड के साथ ग्रेविटी की उस इक्वेशन को सॉल्व करने में लगी है जिससे ग्रेविटी को रियलिस्टिक वे में यूज किया जा सकता है। पृथ्वी पर हालात बहुत खराब हो चुके हैं। सब ओर धूल ही धूल उड़ रही है। लोग अपने घर छोड़ के जा रहे हैं, पर टॉम कैसे जा सकता है? उसे कूपर ने कहा था कि मेरे घर का ख्याल रखना, इसलिए वो फार्म पर काम करता है। उसकी वाइफ और बेटे कूप को लंग्स की बीमारी घेर चुकी है, पर वो ये जगह छोड़ के नहीं जाएगा। वो भी इंतजार कर रहा है अपने डैड का। मर्फ उसे कहती है कि मेरे साथ चलो, पर वो मना कर देता है। वो कहती है अपनी फैमिली को तो आने दो, पर टॉम क्लियर है कोई कहीं नहीं जाएगा। जब डॉक्टर ब्रैंड का देहांत होता है तब वो मर्फ को बताते हैं कि उनने उससे और सबसे झूठ कहा। इक्वेशन से कुछ नहीं होगा, वो उसे बहुत पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। कोई वापस नहीं आ रहा और हम अर्थ को नहीं बचा पाएंगे। ये सब सुन के मर्फ दंग रह जाती है। वो अपने पापा को मैसेज करती है, यू लेफ्ट मी हियर टू डाई। ये मैसेज डॉक्टर अमीलिया और कूपर सुनते हैं। तब तक वो डॉक्टर मान के प्लैनेट पर पहुंच चुके होते हैं। मैसेज से दोनों के दिल टूट जाते हैं। दे फील बिट्रेड। उनके साथ धोखा किया गया। उसके परिवार के साथ, धरती के सारे लोगों के साथ धोखा हुआ, क्योंकि एक इंसान ने खुद ही ये सोच लिया कि कुछ नहीं किया जा सकता। अब कूपर इस मिशन को छोड़कर घर जाना चाहता है, पर डॉक्टर मान धोखेबाज निकलता है। उसके प्लैनेट पर लाइफ पॉसिबल ही नहीं। फिर भी उसने गलत डेटा भेजा ताकि कोई उसे रेस्क्यू करने आए। वो कूपर पर हमला करके रेंजर को लेके उड़ जाता है। अमीलिया कूपर को बचाती है और एंड्योरेंस यानी कि मदरशिप तक जा रहे डॉक्टर मान का पीछा करती है। डॉक्टर मान रेंजर को एंड्योरेंस में डॉक नहीं कर पाता और वहां जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। एंड्योरेंस तेजी से प्लैनेट के स्ट्रेटोस्फीयर से टकराने वाली है, जिससे हीट पैदा होगी और वो जल जाएगी। पर इतने जल्दी नहीं। तेजी से स्पिन करती हुई एंड्योरेंस का स्पिन मैच करके कूपर अपने रेंजर को डॉक कर लेता है और फायर थ्रस्ट देके उसे वापस स्पेस में ले जाता है। पर अब वो गार्गेंटुआ के पुल से नहीं बच सकता। स्पेसशिप ब्लैक होल को ऑर्बिट करने लगती है। कूपर 3 रेंजर्स में टीम को बांट देता है। एक में रोबोट टार्स, एक में डॉक्टर अमीलिया और एक में कूपर खुद। वो अमीलिया को कहता है कि डॉक्टर एडमंड के प्लैनेट तक जाने का फ्यूल है, वो ही आखिरी उम्मीद है। पर वो अमेलिया के रेंजर को उस प्लैनेट की तरफ भेज देता है, क्योंकि अमेलिया डॉक्टर एडमंड से प्यार करती थी और वो उस प्लैनेट पर जाना चाहती थी। कूपर और टार्स ब्लैक होल के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि ग्रेविटी की इक्वेशन सॉल्व करने के लिए सारा डेटा ब्लैक होल के अंदर ही है। पर वहां जाके क्या होगा कोई नहीं जानता। भयानक प्रेशर और ग्रेविटेशनल पुल के चलते कूपर का एयरक्राफ्ट टुकड़े टुकड़े होने लगता है। वो खुद को इजेक्ट कर देता है और ब्लैक होल में तेजी से नीचे गिरने लगता है। उसे एक मेज जैसा दिखता है। वो उसे पकड़ के रुक जाता है। सब और वही स्क्वायर की भूल भुलैया। तभी उसे दिखती है उसकी बेटी मर्फ, 10 साल की, और वो उसके बेडरूम में बने बुक शेल्फ के पीछे होता है। ये दूसरा डायमेंशन है, पर वो मर्फ को देख सकता है पर बात नहीं कर सकता। तभी उस दृश्य में कूपर आता है मर्फ को गुड बाय कहने। यहाँ कूपर उसे रोकने के लिए स्टे का मैसेज भेजता है, बुक शेल्फ से बुक्स गिरा के। मर्फ मैसेज डिकोड कर लेती है, पर कूपर को रोक नहीं पाती। तभी उस 4th डायमेंशन में कूपर टार्स से कम्युनिकेट करता है और कूपर टार्स को मिला सारा डेटा मर्फ को दी हुई घड़ी के कांटे में फीड कर देता है, डैश एंड डॉट यानी कि मोर्स कोड में।
इस डायमेंशन में कूपर को मर्फ और उसके बीच के अलग अलग सीन्स दिख रहे हैं, पर ये बस वही हैं जो उसके सामने हुए हैं। घर से जाने के बाद के सीन्स नहीं हैं। कूपर टार्स को समझाता है कि ग्रेविटी टाइम और स्पेस को लांघ लेती है, पर एक और चीज है जो टाइम और स्पेस को जोड़ता है, वो है प्यार। कूपर और मर्फ के बीच का प्यार इतना गहरा था कि वो ही उसके रूम का घोस्ट बन गया। मर्फ को बचाने के लिए कूपर ब्लैक होल में जाके भी मरा नहीं, बल्कि मर्फ के पास ही पहुंच गया। टार्स कहता है कि फिफ्थ डायमेंशनल बीइंग्स ने ये मेज बनाई है। कूपर कहता है कि हम ही हैं, कोई और नहीं। ये सब हम ही कर रहे हैं। डेटा ट्रांसफर होते ही मेज बंद होने लगती है। इधर मर्फ घर आके उस घड़ी को देख के समझ जाती है कि उसके डैड ही उसके रूम के घोस्ट थे। वो डेटा डिकोड कर लेती है, ग्रेविटी की इक्वेशन सॉल्व कर लेती है और दुनिया को बचा लेती है। मेज बंद होते ही कूपर सैटर्न के ऑर्बिट के पास फ्लोट होता हुआ दिखता है और एक रेंजर उसे बचा लेता है। होश आते ही वो कूपर स्टेशन पर होता है। इंसानों ने धरती छोड़ दी है और स्पेस स्टेशन बना लिए हैं। ग्रेविटी पर जीत हासिल कर ली है। कूपर 124 इयर्स का हो गया है और मर्फ बहुत ज़्यादा बुजुर्ग। दोनों मिलते हैं। मर्फ अपने पिता से कहती है कि मुझे यकीन था कि आप वापस आओगे। वो कूपर को अमीलिया के पास जाने को कहती है, जो अभी भी किसी प्लैनेट पर कैंप लगाए हुए है। अमीलिया का प्लैनेट दिखाया जाता है जिस पर पानी भी है और ज़मीन भी, और अमीलिया वहाँ बिना हेलमेट के सांस ले रही है। यानी एडमंड का प्लैनेट ही नई अर्थ बनेगा। उस प्लैनेट तक पहुंचने के लिए अमीलिया का प्यार एक माध्यम बना और ब्लैक होल से डेटा पहुंचाने के लिए कूपर का प्यार अपनी बेटी मर्फ के लिए माध्यम बना। ये मूवी का अंत है, पर देखा जाए तो एक्सट्रीम साइंस फिक्शन ये मूवी एक बहुत ही स्पिरिचुअल सेंस रखती है। इस मूवी में बताया गया है कि फिफ्थ डायमेंशनल बीइंग्स, जिन्हें हम मैसेंजर्स ऑफ गॉड या गॉड कहते हैं, वो कोई और नहीं, अपनी ही चेतना के स्तर को बढ़ा लेने वाले हम ही होते हैं। कूपर ने आखिरकार दुनिया को बचा ही लिया और मर्फ के जाने से पहले धरती पर पहुंच गया। हाँ, उसकी उम्र भले ही 124 साल की है, पर वो मर्फ से भी ज़्यादा यंग है, क्योंकि ब्लैक होल में टाइम स्टिल रहता है, इट्स 0। ये था अब तक का सबसे लंबा और डिटेल्ड स्टोरी एक्सप्लेनेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमें कमेंट करके बताएं कि क्या ये एक्सप्लेनेशन आपको अप टू द मार्क लगा या नहीं। चलिए, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।